चलिए, अभी तक हम लोग जो वेक्टर में देखे हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, उसको हम लोग ऐड और सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे देखते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग ने देखा है ना। तो थोड़ा सा हम लोग पीछे का एक बार रिवीजन करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, वेक्टर को सबसे पहले हम लोग देखे थे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, कोई भी वेक्टर है तो उसके ऊपर एरो लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको वेक्टर कहते हैं। अगर दो क्वांटिटी लिखा हुआ है यहाँ पे ए और बी, और जिस पे एरो लगा है ना वो वेक्टर है, जिस पे एरो नहीं लगा वो स्केलर है। चलिए, इसके बाद था क्या कि दो वेक्टर के बीच हम लोग एंगल कैसे लेते थे। तो जैसे आप देखिए कि यहाँ पे दो वेक्टर बना हुआ है ना, जैसे एक दो वेक्टर है, एक वेक्टर यहाँ ले लेते हैं हम लोग ए है, और दूसरा वेक्टर कहीं यहाँ बी है ना। और ये एंगल दे दिया गया है, मान लेते हैं कुछ 60 डिग्री, और ये एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, ए और बी के बीच का, ठीक है ना, ये कितना है, तो 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री, मतलब कि कितना, 80 डिग्री है ना। तो दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या देखते थे कि दोनों वेक्टर का टेल एक जगह मिला हुआ होना चाहिए है ना, फिर इन दोनों बीच का जो एंगल होगा वही इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। लेकिन अगर देखिए कि अगर यहीं पे एक और वेक्टर हम ले लेते हैं, ठीक है ना, एक और वेक्टर ले लेते हैं सी, है ना, एक और सी वेक्टर ले लेते हैं जिसका हेड जो है ना ये ओरिजिन पे मिला हुआ है, सी वेक्टर है ना, और इससे ये एंगल बना रहा है 20 डिग्री का, ठीक है ना। तो हमसे पूछा जाए कि बताइए कि ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का, सॉरी, तो आपसे पूछा जाए कि ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल आप बताइए कितना होगा, या फिर पूछा जाए कि बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल आप बताइए कि कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि जो वेक्टर का देखिए यहाँ पे हेड मिला है, इस वेक्टर का यहाँ टेल है, तो या तो दोनों का टेल मिला हो या तो दोनों का हेड मिला हो, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए हम लोग इस सी वेक्टर को इतना आगे शिफ्ट कर देते हैं कि इसका टेल जो है ना इसके ओरिजिन पे आ जाए, है ना। तो देखिए इसका हम लोग टेल ओरिजिन तक ले जाते हैं, ठीक है, मतलब इसको हम लोग सीधे ऐसे लेके चले गए, है ना। तो ये जो सी वेक्टर था इसका जो टेल है अब ओरिजिन पे आ गया है ना, तो देखिए ये अब अपना सी वेक्टर हो गया है ना। और अब देखिए अगर ये एंगल 20 डिग्री था तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 20 डिग्री हो गया। अब आपसे पूछा गया कि बी और सी के बीच का एंगल बताइए, तो 20 डिग्री ये है और 20 डिग्री ये है, तो टोटल कितना हो गया 40। तो बी और सी के बीच का एंगल हो गया कितना, 40 डिग्री, ठीक है। और ऐसे ही आपसे पूछा है कि ए और सी के बीच का बताइए, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल जो है ना, यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल है 60, और ये 20 है, तो बचा इधर का कितना 40 है ना। तो ये भी एंगल कितना हो गया यहाँ पे 40 डिग्री, ठीक है। तो ये सब हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं और, ठीक है। अब देखिए हम लोग ये भी पढ़े थे कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होगा, है ना। दो वेक्टर को जब ऐड करते हैं तो जो उसका रिजल्टेंट निकल कर आता है वो कितना होगा। तो वो देखिए हम लोग कैसे सोल्व किए थे, जैसे मान लेते हैं कि कोई ए वेक्टर है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 20 न्यूटन, है ना। एक और वेक्टर है बी, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10 न्यूटन, है ना। और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो है थीटा, ये बोला गया है कुछ 60 डिग्री है ना। तो पूछा गया है कि ए और बी के बीच जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, है ना, दोनों का जो समेशन होगा वो कितना हो। रिजल्टेंट का मतलब ही होता है सम ऑफ टू फोर्सेज, है ना, सम ऑफ टू फोर्सेज कहिए या रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज कहिए, दोनों एक ही चीज है। तो जैसे आप देखिए ऐसे ही दिया हुआ है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई एक फोर्स है ए 20 न्यूटन का, है ना, ये 20 न्यूटन का है ए, है ना, और बी जो है वो कुछ दिया हुआ है 10 न्यूटन का है ना, ठीक है। और दोनों के बीच का एंगल दिया है 60 डिग्री, ये दिया हुआ है ना। तो हम लोग को फॉर्मूला मालूम है रिजल्टेंट का कि आर इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, यही फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। तो देखिए यहां से
ए की वैल्यू लेते हैं यहाँ से, तो ए की वैल्यू देखिए कितनी है, 20 है ना, तो 20 का स्क्वायर कर दें यहाँ, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर दें, प्लस 2 इंटू ए हो गया कितना, 20, इंटू बी हो गया 10, और इंटू कॉस 60 है ना, कॉस 60 डिग्री, और हम जानते हैं कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 है ना। तो यहाँ से हम लोग सब वैल्यू को रखें, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 20 का स्क्वायर हो गया 400, 10 का स्क्वायर हो गया 100, प्लस देखिए अच्छा ये कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इससे 2 कैंसिल हो जाएगा है ना, तो ये कितना हो गया यहाँ से देखिए तो 200 है ना, तो 200 400 कितना हो गया 600, और 100 कितना हो गया 700, तो जो रिजल्टेंट फोर्स निकल कर आ रहा है अपना वो कितना हो रहा है 700 का रूट, यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10√7 न्यूटन। समझ में आया ये चीज, ठीक है। और हम लोग को एंगल निकालना होता है, जैसे रिजल्टेंट फोर्स कुछ ऐसे जाएगा, यहाँ पे कुछ रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ऐसे गया है ना, इसकी वैल्यू जो है वो ये निकल के आ गई है। अब ये एंगल कितना होगा अल्फा, रिजल्टेंट ए से कितना एंगल बना रहा है ये निकालना हो, तो इसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं पहले कि tan अल्फा इज इक्वल टू होता था b sin थीटा है ना, और अपॉन a प्लस b cos थीटा है ना। तो यहाँ पे आप देखिए हम लोग अगर वैल्यू रखते हैं b, तो b कितना है 10, तो 10 और साइन 60 कितना होता है √3/2, और अपॉन a प्लस b, तो a कितना है 20, और प्लस b कितना हो गया 10, और इंटू cos 60 1/2 है ना। तो देखिए कितना निकल के आ गया 5√3, और नीचे पे देखिए ये 5 हो गया और प्लस 20 है ना, तो 25 हो गया, तो इससे आप 5 टाइम्स इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये आ गया √3/5 है ना। तो यहाँ से आप देखिए ये जो tan अल्फा की वैल्यू आ गई है ना, tan अल्फा की वैल्यू आ गई कितनी √3/5, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना tan इनवर्स √3/5, ठीक है ना। तो ये आपका डायरेक्शन भी निकल के आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में देखते हैं ना, कि जो वेक्टर से ही रिलेटेड है इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है ना कि अगर दो वेक्टर है ना, तो दो वेक्टर को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं ना, तो दोनों वेक्टर सेम टाइप के होने चाहिए। जैसे अगर फोर्स है वेलोसिटी है, दोनों वेक्टर ही है, तो हम लोग फोर्स और वेलोसिटी दोनों को ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो दोनों सेम टाइप के ही होने चाहिए, और उसका जो रिजल्ट निकल के आता है ना वो भी सेम टाइप का ही आएगा, ठीक है। जैसे आप फोर्स में फोर्स को ऐड करेंगे, वेलोसिटी में वेलोसिटी को ऐड करेंगे, फोर्स और वेलोसिटी को साथ में ऐड नहीं कर सकते हैं ना, ठीक है। मल्टीप्लाई या डिवाइड आप कर सकते हैं, लेकिन जो है ऐड या सब्सट्रैक्ट आप नहीं कर सकते। जैसे हम लोग यूनिट डायमेंशन में पढ़ते कि दो सेम टाइप के ही फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो वही चीज यहाँ बताया गया है। तो जैसे आप समझिए कि अगर 10 न्यूटन का फोर्स है और उसमें आप 20 न्यूटन का फोर्स ऐड कर रहे हैं, है ना, तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा, और दोनों अगर सेम ही डायरेक्शन में है, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है, दोनों के बीच की एंगल अगर 0 डिग्री है, तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा 30 न्यूटन आएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये अगर फोर्स है तो ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है ना। तो दो सेम टाइप के फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग ऐड करते हैं, और जो रिजल्ट निकल के आता है वो भी सेम टाइप का ही होता है, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लिए। अब सेकंड पॉइंट देखिए, इसमें कह रहा है कि देखिए ए प्लस बी है ना, ठीक है। यहां बोला है कि आर मैक्स जो होता है ना ए प्लस बी होता है। ये क्या है, रिजल्टेंट का हम लोग को फॉर्मूला मालूम है ना, कि ये होता है क्या a² + b² + 2ab cos थीटा का अंडर रूट को ही हम लोग यहाँ पे क्या लिखे 1/2 लिखे है ना। तो दो फोर्स की वैल्यू है ना, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा ना वो मैक्सिमम कब होगा। तो देखिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको मालूम है, r इक्वल टू क्या होता है a² + b² + 2ab cos थीटा होता है ना,
और का अंडर रूट, यही होता है ना। तो देखिए ए और बी तो ठीक है, यहाँ पे अगर कॉस थीटा की वैल्यू, अगर ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू अगर मैक्सिमम होती है, ठीक है ना, ये वैल्यू मैक्सिमम होगी तो ये रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, तो cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। और कब, जब थीटा इज इक्वल टू कितना हो, 0 डिग्री, ठीक है ना। चलिए, तो यही सेकंड पॉइंट अपना यही कह रहा था, ठीक है। थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि रिजल्टेंट की वैल्यू मिनिमम कब होगी, तो यही पे आप देख लीजिए कि अगर रिजल्टेंट की वैल्यू मिनिमम होगी तो मिनिमम कब होती है, तो दोनों के बीच ये cos थीटा की वैल्यू मिनिमम हो जाए, इसकी वैल्यू क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, है ना। तो मिनिमम कितना होता है cos की वैल्यू -1, और कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। समझ में आ रहा है ना। तो जब मिनिमम कब होगा, जब दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाए, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, तो मिनिमम होगा, है ना। और यही वैल्यू जो है ना 0 डिग्री हो जाएगा तो मैक्सिमम होगा, है ना, रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, ठीक है। फिर एक पॉइंट और बोला गया है यहाँ पे कि वेक्टर्स ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल, कब, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए। ऑर्थोगोनल का मतलब ये होता है कि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, है ना, 90 डिग्री। तो जो अगर एक वेक्टर जो है, एक वेक्टर जैसे आप समझिए कि एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर आप ले लेते हैं इसको, है ना, ये दोनों वेक्टर कैसे है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है ना। तो इसको हम लोग कहेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर, है ना। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो देखिए जैसे इसी में आप देख लीजिए यहाँ पे कि अगर ये दोनों वेक्टर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है ना, यहाँ पे ठीक है ना। अब अगर ये 90 डिग्री हो जाए, 90, ठीक है ना, 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू हो जाती है कितनी, 0, है ना। तो ये फॉर्मूला, तो ये पूरा वैल्यू ये 0 हो जाएगा, यहां से यहां तक का पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या रह जाएगा, a² और प्लस b² का अंडर रूट। आ रहा है समझ में ना। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि जब रिजल्टेंट जो है ना वो कितना हो जाएगा, a² प्लस b² का अंडर रूट। समझ में आ रहा है चीज। देखिए अब यहाँ पे वही बोला गया है कि दो वेक्टर के बीच जो वैल्यू होगी ना, दो वेक्टर, जैसे आप समझिए कि ये दो वेक्टर है, ठीक है ना, एक वेक्टर ए है, बी है ना। जैसे मान लेते हैं कि ये 20 न्यूटन है और ये मान लेते हैं कुछ 15 न्यूटन है ना, ये 15-20 न्यूटन है, 20 न्यूटन है, 15 न्यूटन है ना। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगे, है ना। तो टोटल कितना हो जाए, दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री हो गया, तो मैक्सिमम कितना होगा, तो 35 न्यूटन। और मिनिमम कब होगा, जैसे मान ली 20 इधर लग रहा है और 15 इधर लग रहा है, तो मिनिमम होगा। और मिनिमम कितना होगा, 20 माइनस 15 कर देंगे तो 5 होगा, है ना। तो दो वेक्टर के बीच जो वैल्यू जो होता है ना, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट का जो वैल्यू होता है ना, वो a प्लस बी से लेकर और a माइनस बी के बीच में होता है, ठीक है ना। और a प्लस बी कब होगा, तो a प्लस बी होता है तब जब हम लोग, a प्लस बी कब होता है, जब ये एंगल कितना हो जाए, 0 डिग्री। और a माइनस बी कब होता है, जब एंगल कितना हो जाए, 180 डिग्री। समझ में आ रहा है ना। तो दो वेक्टर के बीच जो एंगल होता है वो मैक्सिमम एंगल होता है 180 डिग्री। उस समय आपका उसको रिजल्टेंट जो मिलने वाला है वो क्या है, मिनिमम होगा। और दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो दो वेक्टर देखिए, अब जैसे ऐसे समझिए कि दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो मैक्सिमम है। तो दोनों अगर मान लेते हैं कि ये है 20 है और ये 15 है, तो कितना हो गया, 35 हो गया। अब 35 से कम होना शुरू होगा, जैसे जैसे देखिए अब कम होते 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 जैसे 90 पर आएगा, है ना। तो 90 पे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। फिर और कम होते होते जब बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, है ना, 180 डिग्री होगा ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 न्यूटन हो जाएगी, है ना, 20 माइनस 15, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि दो फोर्स दे दिया आपसे, है ना, दो फोर्स दे दिया यहाँ पे। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक फोर्स है ए, है ना, इसकी वैल्यू है 10, दूसरा फोर्स कुछ ले लेते हैं बी और इसका वैल्यू ले लेते हैं हम लोग कुछ 6 न्यूटन, है ना। तो पूछा जाता है क्या कि जो रिजल्टेंट होगा ना वो इसमें से कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है अगर पूछा जाए तो जैसे आपको 4 ऑप्शन दे दिया गया है, जैसे ए में दे दिया गया है 2, बी में दे दिया गया है 6, सी में दे दिया गया है 8 और डी में दे दिया गया है आपको कुछ 18, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या बोले कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी,
10 - 6 तो कितना आ गया 4। तो 4 मिनिमम होगा। मैक्सिमम जो होगा ना ये मिनिमम हो गया। मैक्सिमम कितना होगा 10 + 6 तो कितना हो जाएगा 16। तो ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम होगा, है ना। तो 4 से 16 के बीच की हर वैल्यू पॉसिबल है ना। रिजल्टेंट जो है ना 4 से 16 के बीच में हर वैल्यू किसी न किसी एंगल पे आएगा। तो यहां देखिए, तो अगर 4 हम लोग कहें तो 4 तो पॉसिबल है ना, लेकिन 2 जो है ना ये पॉसिबल नहीं है, ये 2 भी पॉसिबल नहीं है ना, और 18 भी पॉसिबल नहीं है ना। तो यहां पूछा गया था कि इसकी कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसका रिजल्टेंट कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो ए और डी दो ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ठीक है ना। 6 पॉसिबल है, देखिए 4 और 16 के बीच में ही आ रहा है। 8 भी पॉसिबल है, 4 और 16 के बीच आ रहा है। तो ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है, ये दोनों वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कहा गया मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल, अनइक्वल बोला गया है ना। मतलब इक्वल नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग वैल्यू होना चाहिए। जैसे 10 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, कुछ भी आप ले लीजिए ना, लेकिन इक्वल नहीं होना चाहिए। दोनों वेक्टर 10 10 नहीं हो जाए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल कोप्लेनर वेक्टर हुज सम कैन बी 0 इज 3, ठीक है ना। कोप्लेनर का मतलब आपको पता है पहले से, ठीक है ना। ये कोप्लेनर का जो मतलब होता है एक ही प्लेन में। जैसे आप ये समझिए कि जैसे एक ही प्लेन में आपके पास 3 वेक्टर हैं, 2 वेक्टर है ना। आप ऐसे ले लीजिए कि आपके पास एक ही प्लेन में 2 वेक्टर दिए हुए हैं। जैसे एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है ना। ये 2 वेक्टर हैं, एक प्लेन में है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है, ठीक है ना, अगर अनइक्वल है तो, ठीक है ना। किसी भी एंगल पे आप देखिए तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, है ना। जैसे आप डायग्राम बना के मैं दिखाता हूं आपको कि जैसे आप समझिए कि एक प्लेन है, बोर्ड एक प्लेन हो गया है ना। तो अगर अनइक्वल वेक्टर है तो देखिए, अगर यहाँ पे इधर हम लोग ले लेते हैं कुछ 10 न्यूटन का और इधर ले लेते हैं कुछ 6 न्यूटन का, है ना। तो इस वेक्टर का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता है, एक प्लेन में है तो, है ना। मैक्सिमम कितना होगा, अभी हम लोग देखें कि मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम हो जाएगा 16 और मिनिमम कितना होगा 4। लेकिन इसका सम कभी भी 0 नहीं होगा, और अगर अगर दोनों वेक्टर क्या है अनइक्वल है तो। लेकिन अगर तीसरा वेक्टर अगर हम लोग ले लें इसी प्लेन में, तो जैसे आप समझिए कि 10 और 6 का कुछ रिजल्टेंट मान लेते हैं कि इधर आ गया, कुछ भी आ गया, मान लेते हैं आ गया 12 आ गया, है ना। और 12 न्यूटन का बिल्कुल इसके अपोजिट में अगर आप ले लेते हैं ना, तो रिजल्टेंट 0 हो सकता है, ठीक है ना। रिजल्टेंट 0 होगा। तो रिजल्टेंट 0 होने के लिए कम से कम जो है ना वो 3 वेक्टर का होना जरूरी है। अगर अनइक्वल कहता है तो, इक्वल कहेगा तब तो ठीक है। अगर 10 है और 10 है, मान लो कि दोनों वेक्टर जो है ना दोनों का मैग्नीट्यूड 10 है, तो 10 इधर लगा दिए और 10 इधर लगा दिए, तो रिजल्टेंट इसका 0 हो सकता है। लेकिन अगर अनइक्वल कह रहा है तो उसको 0 करने के लिए कम से कम जो है ना एक ही प्लेन पे 3 वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो यही पॉइंट ये था। अब अगले पॉइंट में क्या क्या है कि द रिजल्टेंट ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर कैन नेवर बी 0। देखिए नॉन कोप्लेनर है ना। नॉन कोप्लेनर करने का मतलब अलग प्लेन में, जैसे ये दोनों एक प्लेन में हो गया और दूसरा जो वेक्टर, तीसरा वेक्टर जो है अलग दूसरे प्लेन में, है ना। तो ये कभी भी इसका रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। कभी भी रिजल्टेंट 0 नहीं, क्योंकि इन दोनों का कुछ ना कुछ एक रिजल्टेंट आएगा। और उसके साथ ये जो तीसरा वेक्टर है ना, जैसे इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट आप समझ लीजिए कि कुछ ऐसे आ गया है ना। इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे है और तीसरा वेक्टर कुछ ऐसे है जो इस प्लेन में नहीं है। तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा है ना वो कुछ इस बीच से ऐसे जाएगा, तो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो इसके लिए कम से कम 4 वेक्टर होना चाहिए। अब देखिए 4 वेक्टर कैसे होगा, मान लेते हैं कि ये 2 वेक्टर है ना। इन 2 वेक्टर का रिजल्टेंट कुछ ऐसे जा रहा है ना, इस बीच से जा रहा है। तो इस बीच से गया तो इन दोनों वेक्टर को आप यहाँ से हटा दीजिए, है ना। फिर तीसरा जो वेक्टर था, ये तो 2 वेक्टर का रिजल्टेंट है, तीसरा वेक्टर कुछ ऐसे था, है ना, जो कि इस प्लेन में नहीं था, ठीक है। तो इन दोनों वेक्टर का जो दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है, तीसरे वेक्टर का जो आप रिजल्टेंट देखेंगे तो इस बीच से जाएगा कुछ, और इसी के बिल्कुल अपोजिट में आप एक और फोर्स लगा दीजिए जो चौथा वेक्टर होगा ना, तो इसका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि कम से कम 4 होना चाहिए ऐसा, ठीक है ना। 0 होने के लिए जो मिनिमम जो है ना वो 4 वेक्टर होने चाहिए नॉन कोप्लेनर में, है ना। तो इसका रिजल्टेंट 0 हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। तो ये कह रहा है सब्सट्रैक्शन। अब देखिए 2 वेक्टर का सब्सट्रैक्शन जो होता है ना, उसका मतलब होता है कि जैसे 2 वेक्टर का सब्सट्रैक्शन है, तो अगर एक वेक्टर ए है, ठीक है, और एक वेक्टर बी है, तो सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है, एडिशन का मतलब होता है ए प्लस बी,
है ना, और सब्सट्रैक्शन मतलब ए माइनस बी कहा गया है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर और प्लस माइनस का बी वेक्टर, है ना। तो ए वेक्टर में बी वेक्टर माइनस का बी वेक्टर आप ऐड कर देते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, आगे देखिए इसको, और जैसे देखिए इसमें बताया गया है कि जैसे एक वेक्टर ए है ना, और ये वेक्टर बी है, तो इस वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर, है ना। यही होता है सम ऑफ टू वेक्टर, है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर देखिए यहाँ पे बी वेक्टर ऐसे दिया हुआ है ना, बी वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर ऐसे है, तो माइनस का बी वेक्टर बिल्कुल इसके अपोजिट में हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का बी वेक्टर। और अब आपसे पूछा गया है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बताइए, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि ए वेक्टर और प्लस माइनस का बी वेक्टर। ठीक है ना। तो अब देखिए ए वेक्टर तो अपना ये है ही, ये वेक्टर, और माइनस का बी वेक्टर ये हो गया, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा। तो इसी चीज को हम लोग कहेंगे ए माइनस बी वेक्टर। तो अब देखिए, तो इन दोनों के बीच का एंगल वही दिखाया गया है यहाँ पे कि अगर ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, तो ए वेक्टर का एंगल इधर हो गया डायरेक्शन, और बी वेक्टर इधर हो गया माइनस का बी वेक्टर, तो एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, सॉरी 180 माइनस थीटा, है ना, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला यही आ जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लग जाता है। तो सीधे हम लोग क्या करेंगे कि अगर सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर बोला है, ठीक है ना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बोला है ना, तो हम लोग क्या कर लेते हैं ना कि देखिए इसी से आ रहा है ना, प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा है, और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस कॉस थीटा, है ना। तो माइनस आगे आ गया है, तो सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर आपको निकालना हो तो आप सीधे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट, है ना। अगर एडिशन कह रहा है तो यहाँ पे प्लस होगा, तो यहाँ प्लस होगा, सब्सट्रैक्शन कह रहा है तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस है। ठीक है, अब चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इससे। ठीक है, अब यहां देखिए क्या कहा गया है, टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी। टू नॉन जीरो वेक्टर का मतलब क्या है कि दोनों में से कोई वेक्टर जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, ए एंड बी। ठीक है ना, ए एंड बी आर सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो अभी हम लोग देखें कि ए प्लस बी वेक्टर का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा, यही था ना, है ना, इसका अंडर रूट, है ना, इज इक्वल टू ए माइनस बी फैक्टर का मतलब अभी देखें हम लोग क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस थीटा, ठीक है, का अंडर रूट। अब देखिए रूट हटा दीजिए दोनों साइड से, है ना, दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए तो रूट हट गया, तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और यहां से आप क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है ना, तो देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर से इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां से देखिए इसको इधर लेके चले आए तो कितना हो जाएगा 4ab कॉस थीटा, है ना, इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब देखिए यहाँ पे बोला गया था कि टू नॉन जीरो फैक्टर है, तो 4 तो खैर जीरो होगा नहीं, ए और बी कोई भी जीरो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये कॉस थीटा ही जीरो होगा यहाँ पे, है ना। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 0, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो आप इसको 90 डिग्री कहिए या फिर आप π/2 भी कह सकते हैं ना, ये डिग्री में है और ये रेडियन में है। तो ऑप्शन आप देख लीजिएगा 90 डिग्री दिया है या π/2 रेडियन दिया है, तो दोनों आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए और बी दो वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट जो है ना वो ए पे परपेंडिकुलर है। तो पहले इतने से हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना, ए पे परपेंडिकुलर। तो चलिए पहले हम ए वेक्टर एक बना लिए, यहाँ पे ए वेक्टर है ना, और रिजल्टेंट है वो क्या बोला है, ए पे परपेंडिकुलर। तो जैसे हम लोग देखिए एक वेक्टर ए ले लेते हैं, है ना, एक वेक्टर मान लीजिए कुछ बी ले लेते हैं, तो रिजल्टेंट क्या होता है, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे के हेड को मिलाते हैं ना। तो जो रिजल्टेंट हम लोग लिखते हैं वो जो पहला वेक्टर लिए थे उसके टेल से जाता है वो, है ना। तो यहाँ पे यही बोला है कि जो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो है ना, ठीक है ना, वो ए पे परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हम लोग ए वेक्टर बना लिए और रिजल्टेंट को देखिए, रिजल्टेंट यहाँ जाता है ए के टेल से जाता है, तो यहाँ भी ए के टेल से एक रिजल्टेंट यहाँ दिखा देते हैं ऐसे, है ना, ये रिजल्टेंट है।
ठीक है। अब देखिए कह रहा है क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी का आधा है रिजल्टेंट, है ना। तो देखिए एक्चुअल में रिजल्टेंट अगर ऐसे गया है, आप ये समझिए कि जैसे अगर ए वेक्टर कुछ इधर होगा और बी वेक्टर कुछ इधर होगा, तभी तो इसका रिजल्टेंट बीच से जा रहा है ना, रिजल्टेंट तो इन्हीं दोनों के बीच से जाएगा, है ना। तो रिजल्टेंट अगर इधर, अगर बी रिजल्टेंट अगर यहाँ परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब हम लोग को समझ में आ रहा है कि जो बी फैक्टर होगा कुछ इस साइड ही होगा, है ना। तो बी वेक्टर है ऐसे, है ना। तो यही डायग्राम होगा इसका, है ना। तो अब हम लोग का क्या कह रहे हैं, क्या कहा गया है हम लोग को कि देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो देखिए दो वेक्टर को जोड़ते कैसे हम लोग, ए वेक्टर का हेड से लेकर बी वेक्टर का टेल जोड़ते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या किए हैं, यहाँ से पैरेलली यहाँ शिफ्ट कर दें ऐसे, है ना। तो जब आप पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो यही जो है ना, यही बी वेक्टर होगा, है ना। तो देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ये रिजल्टेंट आ गया अपना, है ना। तो ये बी वेक्टर है ना, और ये रिजल्टेंट है, ठीक है ना। अब कहा गया है क्या कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है ना, वो बी का आधा है, b/2 है ना। ये बी वेक्टर है और ये बी का आधा हो गया। तो हम लोग यहाँ से ये एंगल थीटा फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एंगल थीटा देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं ना यहाँ से कि साइन थीटा का फॉर्मूला लेते हैं ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से हम लोग लिख लें b/2 और अपॉन बी, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बी से बी कैंसिल हुआ, कितना हो गया 1/2, मतलब कि साइन थीटा आ रहा है 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना निकल के आ गया 30 डिग्री, ये है ना। तो देखिए अब ये एंगल जो है ना, वो ए और बी के बीच का एंगल नहीं है। तो ए और बी के बीच के एंगल के लिए क्या करना होगा, दोनों का टेल मिलाना है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना कि ये ए वेक्टर को आगे बढ़ा देते हैं ऐसे, है ना। ये वेक्टर था, इसी को आगे शिफ्ट कर दिए, ठीक है। तो अब देखिए ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, तो 180 माइनस 30 कर दीजिए, यानी कि ये एंगल कितना निकल के आ गया 150 डिग्री, है ना, 150 डिग्री, ठीक है ना। तो ये 150 डिग्री ए और बी के बीच का एंगल हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन दिया है, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ऑल्सो ए यूनिट वेक्टर। दो यूनिट वेक्टर का सम जो है ना एक यूनिट वेक्टर है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। तो यूनिट वेक्टर कहने का मतलब क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 है ना। तो उसका डिफरेंस पूछा गया है, तो सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, है ना। तो देखिए मान लेते हैं कि एक वेक्टर है ए, जो कि कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है। बी वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, और दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ना, इसका भी, इसकी वैल्यू कितनी है 1 ही है। तो हम लोग को रिजल्टेंट का फॉर्मूला मालूम है, आर इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। तो देखिए रिजल्टेंट क्या बोला है 1 है ना। तो 1 इज इक्वल टू हम लोग लिख लिए यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 और कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग थीटा फाइंड कर लेते हैं कि ए और बी वेक्टर के बीच एंगल कितना है, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा, है ना। यहाँ से रूट को इधर ले आइए तो 1 ही रह जाएगा यहाँ पे। तो कितना होगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा। तो यहाँ से 2 कॉस थीटा टू को इधर भेजते हैं, तो -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई -1/2, ठीक है ना। कॉस थीटा की वैल्यू -1/2। अब हम लोग को बोला है कि इसका डिफरेंस कितना होगा। डिफरेंस कहने का मतलब क्या है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग को मालूम है कितना होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, है ना। तो यहां से देखिए वैल्यू रखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1, और कॉस थीटा की वैल्यू ही हम लोग डायरेक्ट यहाँ से पुट कर ले -1/2। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर लिए -1/2, है ना। तो यहाँ से देखिए तो ये वैल्यू क्या निकल के आ गया, तो 1 + 1 तो 2 हो गया, और यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, और ये 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए तो +1 आ जाएगा, है ना। तो ये कितना निकल के आ गया √3।
आ रहा है समझ में ना। तो यही था क्वेश्चन कि इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, दो वेक्टर का सम जो है ना वो यूनिट है ना, तो इसके सब्सट्रैक्शन जो इसका जो सब्सट्रैक्शन होगा जो है ना, डिफरेंस जो होगा ना वो क्या हो रहा है, √3 है ना। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही तक। अगले लेक्चर में जो है ना हम लोग सीखेंगे कि कंपोनेंट कैसे निकालते हैं ना, जैसे एक से, जैसे अभी तो हम लोग इस फॉर्मूले से क्या कर रहे हैं कि दो फोर्स है ना, दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट निकालते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे 3 वेक्टर दिया हो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स कुछ इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। अब इन पांचों फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा ना, तो इसके लिए हम लोग को कंपोनेंट निकालना पड़ता है। तो ये कंपोनेंट क्या है, कैसे निकलता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।